नमस्कार, मैं हूँ सीत और आप सुन रहे हैं सीत मिश्रा कहानी बोलेगी। इन दिनों कुछ किताबें बहुत चर्चा में हैं। उनमें से एक नाम हिस्टीरिया का है, जो सविता पाठक का कहानी संग्रह है। उसी की एक समीक्षा प्रकाशित हुई है, जिसे लिखा है दुर्गा सिंह जी ने। 90 के दशक में युवा हुई पीढ़ी भारतीय समाज के रूपांतरण से सर्वाधिक प्रभावित हुई। भारतीय समाज का ये रूपांतरण इस दशक में लागू की गई आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के चलते था। 1995 ईस्वी तक आते आते इन नीतियों के सामाजिक परिणाम दिखने प्रारंभ हो जाते हैं। समाज के भीतर जो नया घटित हो रहा था, उसमें मानवीय संवेदना या मानवीय रिश्ते के लिए कम जगह थी। संवेदना और रिश्ते कीमत में बदलने लगे। जो कुछ पीछे के समाज का छूट या टूट रहा था, उसमें तो मानवीय संवेदना और रिश्तों के लिए जगह थी, लेकिन जो नया बन रहा था उसमें इसके लिए कोई जगह नहीं थी। इस दशक में युवा हुई पीढ़ी नए बदलावों की तरफ तेजी से बढ़ी, लेकिन 2010 तक आते आते थकान और परस्ती से घिरने लगी। इस थकान, परस्ती, अलगाव, अकेलेपन की हालत में युवा वर्ग उन स्मृतियों में भागने लगा जहां समाजगत दोष और मानवीय रिश्तों की यादें साथ साथ थी। दोषों को वो चिन्हित करने लगा, लेकिन मानवीय रिश्तों की गर्माहट पाने को वो तड़प भी उठा। सामाजिक दोषों और मानवीय तड़प के इस द्वंद्व से हाल ही में प्रकाशित सविता पाठक के पहले कहानी संग्रह हिस्टीरिया का संबंध है। इस संग्रह की सभी कहानियों का कथानक 90 के बाद के समय और समाज से ही प्रायः लिया गया है। हिस्टीरिया संग्रह की पहली कहानी है। ये कहानी इस आम धारणा का प्रत्याख्यान है कि हिस्टीरिया स्त्रियों में होने वाली सेक्स संबंधी बीमारी है। समाज की इस धारणा के पीछे स्त्री संबंधी वो विचार है जिसमें वो संतान उत्पन्न करने की साधन है। और उसकी समस्त इच्छाएं उसी में सीमित हैं, उससे बाहर नहीं। अर्चना गांव के एक समर्थ परिवार की लड़की है जो उच्च शिक्षा पाना चाहती है। उसकी शिक्षा में घर परिवार के लोग शामिल नहीं होते। उसकी शादी हो जाती है। वो ससुराल जाने से मना कर देती है। वो अपने पूरे वजूद के साथ प्रतिकार कर उठती है। हाँ, हम बदमाश हैं, न जा। अर्चना बोलते बोलते विकराल होने लगी। उसका शरीर ऐंठने लगा और मुंह से फुफकार के साथ झाग निकलने लगी। ये अर्चना का आखिरी फैसला और उस पर हिस्टीरिया का आखिरी दौरा होता है। उसके बाद कहानी वाचक की तरफ से टिप्पणी है, इस बात को बीते 20 बरस हो गए। अब यहाँ लड़कियाँ साइकिल से स्कूल जाती हैं और यहाँ अब यदि कोई लड़की ना कहती है तो बारात वापस लौट जाती है। हिस्टीरिया फैल चुका है। ये महिलाओं में सेक्स से जुड़ी बीमारी है। अब तो ये बेहद गंभीर और लाइलाज बीमारी हो गई है। मास्टर चंद्रभान रोज बड़बड़ाते हैं। कहानी का मूल कथ्य इतना ही है। इसके लिए कहानीकार ने ग्रामीण समाज के रीति रिवाज, लोक परंपरा और व्यवहार आदि को भरपूर जगह दी है। संग्रह की शीर्षक कहानी होने के साथ ही ये कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें स्त्री शिक्षा की व्यापक इच्छा को ग्रामीण समाज में प्रविष्ट होते दिखाया गया है। शिक्षा स्त्री मुक्ति और उसकी अस्मिता का मूलाधार बनकर इस कहानी में आया है। ये 90 के दशक के पूर्वार्ध की कथा वस्तु है। जो इस समाज से परिचित नहीं है उन्हें ये कहानी सामान्य लग सकती है, लेकिन वो जो इससे परिचित हैं उन्हें पता है कि गांव में ये नया प्रविष्ट हुआ तत्व था जिसने इस समाज में तनाव, टूटन और बदलाव को तेज कर दिया। कहानी का काम होता है महीन से महीन बदलाव या परिवर्तन के तत्वों को पहचानना और दर्ज कराना। ये बदलाव या परिवर्तन सबसे अधिक पति पत्नी संबंध में व्यक्त होता है या सबसे पहले इसी में दिखता है, खासकर आर्थिक परिवर्तन और उससे उपजा दबाव। 90 के बाद के 30 वर्षों में इस संबंध में बहुत बदलाव हुए, लेकिन जटिलता और बढ़ी, तनाव सघन हुए। निजी और एकांतिक रिश्तों में अलगाव, खालीपन, असुरक्षा ज्यादा पसरती गई।
इस पर केंद्रित इस संग्रह की कहानी तलाश बेहतरीन कहानी है। ये इस संग्रह की बेजोड़ और सबसे उत्तम कहानी है। अपने कथ्य, शिल्प, भाषा सभी स्तरों पर यह कहानी गहरा प्रभाव छोड़ती है। अपने गठन और प्रभाव में एक अन्य कहानी जो प्रभाव छोड़ती है वो है ईश्वर आए दरिद्र जाए। ग्रामीण जीवन में धर्म आच्छादित या धर्म संचालित संस्कृति तथा यथार्थ या भौतिक जीवन स्थितियों के बीच द्वंद्व इस कहानी की मुख्य वस्तु है। इस द्वंद्व में धर्म संबलित अतार्किक संस्कृति जीत जाती है। ग्रामीण समाज में विवेकहीन विज्ञान विरोधी मान्यताएं मनुष्य के जीवन को किस तरह संकटग्रस्त करती हैं, यही इस कहानी का मूल प्रतिपादन है। भाग्यवाद ग्रामीण समाज में गहरे स्थापित है। उसी के अंतर्गत तमाम ऐसी मान्यताएं धारणाएं समाज में मौजूद हैं जिन्हें वे तोड़ नहीं पाते, लेकिन ये जीवनगत भौतिक दिक्कतों को कई गुना बढ़ा देता है। ग्रामीण जीवन का ये सांस्कृतिक पहलू है। कोई भी प्रगतिशील रचनाकार इन सांस्कृतिक प्रश्नों से टकराता है, वो इन सवालों को गौरवान्वित नहीं कर सकता। आज सिनेमा, धारावाहिक, लेखन में पिछड़े हुए सांस्कृतिक मूल्यों को गौरवान्वित किया जा रहा है, लेकिन सविता पाठक के यहाँ टकराव है और बहुत स्पष्ट है कि लोक स्मृति और लोक मन से गुथी होने के बावजूद सविता पाठक ने अपनी स्वतंत्र चेतना, आधुनिक नागरिक दृष्टि को इससे आच्छादित नहीं होने दिया। इसी के बूते वे बिखरी हुई स्मृतियों और बिखरे हुए प्रसंगों को साथ ले आती हैं और उसे कहानी का रूप दे पाती हैं। ईश्वर आए दरिद्र जाए भी ऐसी ही कहानी है जो अपने शिल्प में अच्छी कहानी है। ग्रामीण जीवन का सांस्कृतिक पिछड़ापन और मूल्य उनकी और कहानियों में विषय बना है, लेकिन जो सघाव इस कहानी में है वो बाकी में नहीं है। प्रतिस्मृति जैसे माई वैसे धिया, जुड़हिया पीपल के तले जला दिल, वह अकेले ही इस संग्रह की अन्य उल्लेखनीय कहानियां हैं। प्रतिस्मृति जैसे माई वैसे धिया में एक लड़की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए लड़ती है। विषय के रूप में अभी ये नया सामाजिक सत्य है जो कहानी में कम देखने को आता है। सविता पाठक ने इसे विशेष बनाया है। शिक्षा, नौकरी के साथ संपत्ति में भी दावा स्त्री जगत से जुड़ा नया यथार्थ है। इस कहानी में लोकगीतों के माध्यम से परिवार में लड़की की स्थिति के पूर्व रूप उभरते हैं और इसके बीच संपत्ति के लिए लड़ना नई वास्तविकता को चमकाता है। जुड़हिया पीपल के तले जला दिल पितृसत्ता और मर्दवादी मूल्यों के विस्तार से जुड़ी ये कहानी है। शुभ्रा एक सवर्ण लड़की है जो अपने से नीचे की जाति के लड़के से विवाह करती है और खुद के परिवार में तिरस्कार पाती है, लेकिन जब अपने ससुराल जाती है तो वहाँ भी एक लड़की रूपा अपनी जाति से नीचे के लड़के से शादी कर तिरस्कृत और बहिष्कृत होती है। शुभ्रा की प्रतिक्रिया ही कहानी का मुख्य विचार है जिस पर कहानी बुनी गई है। आज शुभ्रा को लगा कि औरत और मर्द की अपनी जलन है, जाति और जाति के भीतर की अपनी जलन है और उसके लिए ठंडक का पेड़ कब लगा कब कटा पता नहीं। शुभ्रा को सिर्फ यहाँ मकान ही मकान दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल वैसे मकान जैसे उसके अपने मोहल्ले में थे। हिंदी में ये भी एक नया विषय है जिसे सविता पाठक ने कहानी में पिरोया है। अकेले ही भी ऐसा ही नया विषय प्रस्तुत करती हुई कहानी है। इस कहानी में 3 लड़कियां अपनी आज़ादी को जीती हैं। इस तरह की कहानी अभी लिखी हुई बहुत नहीं दिखती। इन तीनों कहानियों की विशेषता उसका नयापन है, नया यथार्थ है। अपने गठन में ये बिखरी हुई जरूर है, लेकिन अनुभूति की सच्चाई साफ गोई इसमें है। ये नया यथार्थ आगे चलकर अपना कोई शिल्प भी पा ही लेगा। इस कहानी संग्रह की एक अन्य उल्लेखनीय बात है इसमें गांव समाज की उपस्थिति। 90 के बाद के परिवर्तन में सर्वाधिक प्रभावित छिन्न भिन्न हुआ त्रासदियों से घिरा समाज, लेकिन उतना ही हर सार्वजनिक जगह से धकेल दिया गया समाज भी। राजनीति से तो ये क्रमशः बाहर हुआ ही। साहित्य, कला, सिनेमा, धारावाहिक आदि रचनात्मक जगत का भी वो सिर्फ दर्शक होता गया। अब वो कहीं नायक नहीं, इसे
1995 में आई फिल्म हम आपके हैं कौन से समझा जा सकता है। इसका नायक एमबीए करता है और बड़े व्यवसायिक घराने से है। नायिका का पिता प्रोफेसर है और रामचरितमानस की चौपाइयाँ बाजता है। सामाजिक सुधार या बदलाव की कोई भी प्रतीकात्मक उपस्थिति यहाँ से गायब है और कॉरपोरेट और हिंदीवादी नागरिक संस्कृति का रिश्ता बनना शुरू होता है। आज हर धारावाहिक में व्यवसायी वर्ग की कहानी होती है। मंदिर और पूजा पाठ रहता है। एक रंगी एकांकी चेतनाहीन नागरिक संस्कृति के निर्माण की ही छवियां वहां रह गई हैं। ये हुई पहली बात। दूसरी बात जो इससे जुड़ी ही है वो ये कि पूंजीवादी जहां भी तीसरी दुनिया के देशों में गया वहां उसने स्थानीय बोली, भाषा और उसकी संस्कृति को तबाह किया। अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों में तो इसके प्रतिकार में देशी बोली भाषा का साहित्य मुखर हो उठा। हिंदुस्तान में भी कई राष्ट्रीयताओं में इसको लेकर एक सचेतना दिखने लगी है, लेकिन हिंदी में अभी ये कम है। सविता पाठक का ये संग्रह उसी सचेतना के अंतर्गत है। इसमें गांव का समाज अपने पिछड़ेपन, संवेदना और बदलाव की तड़प के साथ तो है ही, उसकी बोली भाषा के रूप, लोकगीत, स्थानीयता आदि भी है। इस संग्रह को इस रूप में देखना चाहिए। लोक भारती से ये कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ है। 150 पृष्ठ का है ये कहानी संग्रह और इसका मूल्य है 199 रुपये। ये आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट दोनों पर ही मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।